ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। नमस्कार, मैं विजयपाल पीजीटी हिस्ट्री अपने नए वीडियो के साथ। ये टॉपिक है जो क्लास 10th और 12th दोनों में है। टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले अपने वीडियो में डाल चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक में हमने जो सब पॉइंट लिए हैं वो है आंदोलन की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट, मतलब कि आंदोलन जब शुरू हुआ तो किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, आंदोलन का उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन का डेवलपमेंट यानी कि विकास किन किन चरणों में, कैसे कैसे इसका शुरुआत होती है, कैसे आगे बढ़ता है। अगला जो सब पॉइंट है, आंदोलन की विभिन्न धाराएं, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के द्वारा इस आंदोलन के बारे में किस तरह का रुख अपनाया गया। अगला जो हमारा सेगमेंट है उसमें हमें आंदोलन का अंत कैसे होता है, समाप्ति के बारे में है, और लास्ट में इस आंदोलन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। आंदोलन की पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं तो क्लियर है, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और उससे जो उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध है, दुनिया के दो गुटों के बीच में लड़ा गया है, जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। भारत की जहाँ तक बात है, इससे जो हालात पैदा हुई जिसकी वजह से यहाँ पे आर्थिक तौर पे लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लोगों का जो रहन सहन है या लोगों का आजीविका है उसके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत से कष्ट भुगतने पड़े। और इन कष्टों की वजह से या इन कष्टों का जो कारण है वो भारतीय मान के चलते थे, ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसलिए वो उससे दुखी थे, नाराज़ थे। दूसरा इसकी पृष्ठभूमि का दूसरा पॉइंट बनता है वो है महात्मा गांधी के द्वारा स्थानीय जो आंदोलन चलाए गए हैं 1917 और 18 के बीच में, जो स्थानीय मूवमेंट गांधी जी के जो चलाए गए हैं, जिसमें चंपारण मूवमेंट है, खेड़ा मूवमेंट है, अहमदाबाद मूवमेंट है। इन आंदोलनों में महात्मा गांधी को मिली सफलता और लोगों का सपोर्ट, ये दूसरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दूसरा जो कारक है जो इस आंदोलन को चलाने में सहायक होते हैं। तीसरा है रोल्ट एक्ट और उससे उत्पन्न हालात। भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं ने भी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ अंग्रेज़ों से कुछ मिलने की बजाय कष्ट ही मिले। उम्मीद यह थी कि कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन उसके बदले में रोल्ट एक्ट मिला और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों और बर्बरताओं का सामना करना पड़ा। अगला जो पॉइंट है जिसकी पृष्ठभूमि में ये आंदोलन शुरू हुआ वो है खिलाफत मूवमेंट। इसके बारे में हम पहले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि टर्की का जो रूलर है उसके पद और उसके जो सम्मान है उसको हासिल करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये इस आंदोलन की पृष्ठभूमि है जिसके आधार पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। अब बात करते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की कि इस मूवमेंट के उद्देश्य क्या है। तो पहला जो बड़ा जो इसका जो टारगेट था वो था कि गांधी जी एक विस्तृत और व्यापक आधार वाला यानी कि ब्रॉड बेस्ड एक मूवमेंट शुरू करना चाह रहे थे, जिसमें समाज के सभी वर्ग इन्वॉल्व हो सके, समाज के सभी क्षेत्रों में इस आंदोलन को चलाया जा सके। दूसरा इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम एकता। गांधी जी का मानना था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों एक नहीं आएंगे तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक आधार वाला आंदोलन नहीं चल सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ लिंक करके चलाने के लिए एक मूवमेंट को एक बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया उन्होंने। अगला है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना, दबाव डालना। गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली अच्छी है, लेकिन भारत में उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जो यहाँ पे इस सरकार को चलाने वाले हैं उनकी अप्रोच है वो भारतीयों के बारे में अच्छी नहीं है। और गांधी जी के साथ में ये भी मानना था कि
ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारतीयों के सपोर्ट पे चल रही है, क्योंकि अंग्रेज़ तो बहुत कम संख्या में हैं और अधिकतर भारतीय ही हैं। यदि भारतीय अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी भारतीयों की बात मानने के लिए। अगला जो इसका टारगेट है, उद्देश्य है, वो है स्वराज को स्वराज को प्राप्त करना। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि अपना रूल, अपना शासन, भारत के अंदर भारतीयों का शासन हो। इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन चलाया गया था। आगे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे ये पिक्चर है, इसमें दोनों मूवमेंट्स को साथ दिखाया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट है, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि गांधी जी का मानना था कि दोनों को साथ लेके चला जाएंगे तो बेटर रहेगा। एक और पिक्चर है जिसमें गांधी जी हैं, ये आम पब्लिक है, जिसमें सामने फीमेल ग्रुप बड़े लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गांधी जी के द्वारा इनको एड्रेस करते हुए दिखाया गया है। एक और पिक्चर है जिसमें लोग हैं, विदेशी सामान है, इसकी होली जलाने के लिए इसको एक मंच पे एक व्यक्ति खड़ा है और सामने पिक्चर में दिखाया गया पीछे तिरंगा है, इसको दिखाने के लिए भारतीयों में स्वदेशी की जो फीलिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए और विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए ये पिक्चर अपना इम्पोर्टेंस शो कर रही है। बात करते हैं आंदोलन का विकास कैसे होता है या किन किन चरणों में किस किस लेवल पे ये मूवमेंट चलता है। शुरुआत करते हैं इसकी सितंबर 1920 के जो कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विश्वास लिया गया था कि हमें एक व्यापक आधार वाला आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। इसमें डिसाइड किया गया था कि ये आंदोलन है विभिन्न चरणों में चलाया जाएगा। शुरुआत में सरकारी जो पदवियां हैं, पुरस्कार हैं, सरकारी स्कूल है, सरकारी सेना है, पुलिस, विधानसभाएं और विदेशी सामान वगैरह, इन सब का बहिष्कार करना है। अगले चरण में यदि सरकार बड़े स्तर पर बल प्रयोग करती है तो ये तय किया गया कि कांग्रेस एक पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली के द्वारा बड़े व्यापक स्तर पर भारत की यात्राएं की गई ताकि लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके। हालांकि कांग्रेस में एक ऐसा ग्रुप भी था जो आने वाले विधान परिषदों के चुनावों के बहिष्कार का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि इन चुनावों में हमें भाग लेना चाहिए। हालांकि आखिरकार जब दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों पर व्यापक सहमति बन जाती है, जिसमें विधान परिषदों का बहिष्कार भी शामिल था। मेन जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि ये आंदोलन किन किन अलग धाराओं में चलता है। धाराओं का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, बागान क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा इस आंदोलन के बारे में क्या सोचा गया और किस तरह की अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। इस में अगर बात करते हैं तो 1921 जनवरी में ये आंदोलन यानी कि खिलाफत और असहयोग दोनों को कंबाइंड आंदोलन के तौर पर शुरू किया जाता है। समाज के जो अलग अलग सामाजिक समूह है, जिसमें अमीर गरीब हैं, शहर में रहने वाला है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। ये है, लेकिन सभी के अपने अपने टारगेट हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं। सब लोग स्वराज के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन सभी अपने लॉजिक और अपने विचारों के साथ, यानी कि भागीदारी सभी की व्यापक स्तर पे है, लेकिन सभी का अपना सोचने का या स्वराज के बारे में अपने अपने विचार हैं। जैसे शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो बड़े स्तर पे जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार किया गया। रैलियां निकाली गई जिसमें लोगों को समझाया गया है कि कैसे स्वदेशी आंदोलन को अपनाना है और विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है, इकट्ठा करना है। शहरी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो शहरों में जो आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है वो मध्यम वर्ग के साथ होती है, जिसमें हजारों विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। लोगों ने व्यापक स्तर पे अपनी नौकरियों से, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और विधान परिषदों का बहिष्कार कर दिया गया।
आर्थिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करते हैं तो इस आंदोलन दल का व्यापक असर पड़ा, क्योंकि विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर महिलाओं के द्वारा धरने दिए गए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी सामान को अपनाने की बात की गई। इसका असर ये रहता है कि इंग्लैंड से जो भारत में सामान आ रहा था, कपड़े, विशेषकर कपड़े आ रहे थे, उनका निर्यात लगभग आधा पहुंच गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इस आंदोलन में कमी आती गई, जिसके अनेक कारण हैं। बहुत से कारणों की वजह से ये आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। इसके दो बड़े कारण हैं। एक है कि खादी जो कपड़ा है, जो भारत के द्वारा जो मतलब चरखे से तैयार किया जाता था, वो विदेशी कपड़े की तुलना में काफ़ी महंगा पड़ता था। और दूसरा, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी संस्थानों का विरोध करना भी भारतीयों के लिए मुश्किल हो रहा था, बड़ा महंगा हो रहा था। कारण क्या था कि विकल्प के तौर पे स्वदेशी संस्थान उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे थे जिस अनुपात में विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया गया था। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बड़े स्तर पे बहुत से विद्यार्थी और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों ने वापस से सरकारी संस्थानों को ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे ये आंदोलन शहरी क्षेत्र में कमज़ोर पड़ता चला गया। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो कर की होती है। ग्रामीणों को अपनी जो उत्पादन है उसका बड़ा स्तर पर सरकार को टैक्स के तौर पे करना पड़ता है। अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाए। ये उनके कुछ डिमांड्स हैं और उनके पिक्चर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस आंदोलन की या विद्रोह की बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों से आंदोलन आगे फैल करके न ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया। विशेष करके दो क्षेत्रों की बात इसमें हम कर सकते हैं। एक है अवध क्षेत्र में, जहां बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया गया, जहां मुख्य मकसद क्या था कि जमींदारों और ताल्लुकदारों के द्वारा भारी जो टैक्स लिए जाते थे और दूसरे प्रकार के उनसे सेस लिए जाते थे, उनका विरोध करना। इनके अलावा बेगार प्रथा, बेगार प्रथा का मतलब है लोगों से ज़बरदस्ती बिना पैसे के काम करवाना और उसका विरोध करना, प्लस में काश्तकारी अधिकारों, यानी कि जो लोग खेती करते हैं उनको उस ज़मीन पर अधिकार मिलना चाहिए। इसके समर्थन में ये आंदोलन चलाए गए। अनेक जगहों पर नाई धोबी बंद किया गया, यानी कि जो ज़मींदार और ताल्लुकदारों के यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, जो भी काम करते हैं वो सब बंद कर देंगे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस क्षेत्र का दौरा किया गया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और दूसरे किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया और एक महीने के अंदर ही इसमें लगभग 300 शाखाएं इसकी खुल गई थी। हालांकि बाद में 1921 में ताल्लुकदारों और व्यापारियों के घरों पर बहुत से हमले किए गए, बाजारों को लूटा गया, अनाज के गोदामों को लूट लिया गया। ये सभी महात्मा गांधी के नाम पर किए गए थे। इन सब गतिविधियों की वजह से महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता नाराज थे, प्रसन्न नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरा ग्रुप है जो जनजातीय किसानों के रूप में है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों से नाराज था। उन्होंने अपने तरीके से इस आंदोलन को चलाया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में एक जगह है गोदेम हिल्स, वहाँ पे 1900 दशक की शुरुआत से ही सैन्य गोरिल्ला आंदोलन चलाया गया। गोरिल्ला का मतलब होता है छिप करके ना हमला करना, ताकि दूसरे का ज़्यादा नुकसान हो और अपना कम से कम नुकसान हो। उसका कारण ये था कि अंग्रेजी सरकार ने उनके जंगलों को और उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया गया। सड़कें बनाने के लिए, बेगार के लिए उनको मजबूर किया गया। इस क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू, जो अपने को विशेष शक्तियों का दावा करता था कि उनके वो किसी भगवान का अवतार हैं और वो गोलियों के मारने से भी नहीं मरते हैं, इस तरह का दावा किया गया। उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया। हालांकि जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं वो महात्मा गांधी की प्रशंसा करते थे और उनके खादी का भी समर्थन करते थे, लेकिन उनका मानना था कि स्वराज को पाने के लिए अहिंसा से काम नहीं चलेगा, उसके लिए ताकत की जरूरत है। अब बात करते हैं प्लांटेशंस के में क्या क्षेत्र है। ये रेलवे स्टेशन का जगह है जहाँ पे मजदूरों को जब वो घर जाने के लिए तैयार हैं, ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है, बड़े स्तर पर उनको पीटा जाता है और वापस उनको बागानों में ले जाया जाता है। ये महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं के द्वारा प्लांटेशंस के जो मजदूर हैं उनके बारे में भी मोटिवेट किया गया कि कैसे वो अपने क्षेत्र में इस आंदोलन का समर्थन करें।
बागानों में अगर स्वराज की बात करते हैं तो इसमें काम करने वाले मजदूरों ने अपने तरीके से महात्मा गांधी के विचारों को अपनाया। उदाहरण के लिए बात करते हैं कि असम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था कि उनको आज़ादी मिलना। आज़ादी किस बात की कि जिन लिमिटेड क्षेत्रों में उनको कैद करके रखा गया था उनसे बाहर आने जाने का उनको अधिकार मिलना, प्लस में उनके अपने घरों से जुड़े रहने का अधिकार, यानी कि जब चाहे वो अपने मूल निवास वाले स्थानों पर जा सकते हैं, जो 1859 में बागान मजदूर कानून के द्वारा उनसे छीन लिए गए थे। हालांकि बाद में इन मजदूरों को पकड़ लिया गया। जब वे घर जाने के लिए बागानों को छोड़कर भाग रहे थे तो इनको चूँकि हड़ताल हो गई थी रेलवे की और स्टीमर की, जिसकी वजह से ये घर नहीं जा सके और इनको पकड़ लिया गया और टॉर्चर इनको बड़े स्तर पे किया गया और वापस इन बागानों में इनको लाया गया। लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इस आंदोलन का महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये इसका अंत कैसे होता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप लेते हुए ये आंदोलन चलाया गया। कहीं पे अहिंसा का शांतिपूर्ण तरीके का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत से स्थानों पर हिंसा की गई और लूट की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इन सब घटनाओं के बीच में उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर में चौरी चौरा, जहां पर भीड़ में एक थाने को जला दिया गया, जिसमें लगभग 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया और इसकी वजह से महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया गया। हालांकि बहुत से लाखों लोग, हजारों लोग जो इस आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने गांधी जी के कहने पर अपनी नौकरियां, अपना पद सब कुछ छोड़ दिया था, उनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनको लगता था कि आंदोलन जब चरम सीमा पे है तो ऐसे इस आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए था, वापस नहीं लेना चाहिए था। फिर भी इस आंदोलन की अपने इम्पोर्टेंस, अपना महत्व है। अगर हम बात करते हैं तो पहला इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि ये व्यापक राष्ट्रीय जनाधार वाला आंदोलन था, यानी कि पहला ऐसा मोमेंट था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बड़े स्तर पे भाग लिया था। समाज के सभी वर्गों की बात करें तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र, मजदूर क्षेत्र, मजदूरों में, शहरी क्षेत्र में, नौकरी करने वाले, बिना नौकरी करने वाले, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये पहला एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यापक जनाधार वाला आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन को, यानी कि इसमें स्वदेशी जो भी सामान है उसको बढ़ावा मिला गया। बहुत से स्तर पे यहाँ पे सरकारी संस्थानों के विकल्प के तौर पे देसी स्कूल कॉलेज खोले गए, चरखे के द्वारा बहुत से उद्योग वगैरह चलाए गए और इसने आगे के जो आंदोलन चलाए गए उसके लिए एक बेस तैयार किया, आधार तैयार किया। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता खत्म होगी। चूँकि असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत मूवमेंट भी चलाया गया था, लेकिन ये आंदोलन खत्म हो गया तो कांग्रेस इस आंदोलन को वापस ले लिया गया और मुस्लिम जो लोग हैं जिन्होंने खलीफा के नाम पे आंदोलन चलाया था उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए वो इस चीज़ से नाराज़ हो गई। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।